ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं, मैं ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ। ओके तो देखिए तो 17 में जो भी डाउट्स है डिस्कस करते हैं। मॉक टेस्ट 17 जो है तो यहाँ से 4 6 15 ओके 2 5 ठीक है, 1 बाय 1 करते हैं। ये क्या है, 4 कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल x टाइम e की पावर थीटा x माइनस थीटा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 dx। तो somehow we have to transform this integral into integral of PDF of standard normal yes normal। तो उससे जो फॉर्म बनेगी अब वहां से मीन निकल आएगा, मीन बताना है हमें एक्चुअली। हाँ तो नॉर्मल में ब्रेक करना है एक्चुअली। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, इसको मॉक टेस्ट 16 से। और तो ये हो जाएगा, मतलब ये अप्रोच है। अब आंसर आने का पता नहीं, देखता हूँ करके, बट वो ये परफेक्ट स्कोर बनाने हैं और x टाइम पीडीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, तो उससे हो जाएगा। उसका अप्रोच ये हो सकता है। 6 का अप्रोच है कि ए कोई 2x2 का मैट्रिक्स है जिसके कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं, देन द नंबर ऑफ मैट्रिसेस सैटिस्फाइंग ए क्यूब इज इक्वल टू ए। सो ऐसे कितनी मैट्रिसेस हो सकती हैं इसमें ए क्यूब इज इक्वल टू ए हो जाए। ओके चलिए तो पहले 4th ट्राई कर लेते हैं। 6th यही है और बाकी ये क्या है, इसमें तो काउंट करना पड़ेगा। 15 वाले में क्या है, पर देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। सो सपोज दैट डेंसिटी ऑफ x इज नोन टू बी आइदर दिस और दिस, ठीक है। इफ x बराबर 0 इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू देन द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके तो मतलब ये समझ लीजिए, ऑब्जर्वेबल x बराबर 0 है, then the MLE of the distribution of x। तो डिस्ट्रीब्यूशन x मतलब क्या, कौन सा मैक्सिमम है, ये करना पड़ेगा ना। MLE कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश कर रहा है। ओके सही क्वेश्चन कैसे करते हैं वो, फर्स्ट टाइम देखा है सॉल्यूशन। हाँ मतलब यही, क्योंकि MLE तो हमने पैरामीटर का सीखा है, ये x का क्या होता है। तो एक्चुअली मेनली मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर वैल्यू पुट करके जो ज्यादा
मुझे ऐसा लग रहा वही करना पड़ेगा, दोनों में x को 0 रख दो दोनों में, तो इसमें x को 0 रखेंगे तो 1/पाई बनेगी f2 और यहाँ 1/√2 तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो एक्चुअली एमएलई हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं x का दो पीडीएफ है, इधर दिस और दिस, तो मतलब सिंगल ऑब्जर्वेशन में पीडीएफ इज द एमएलई, है ना। और चूंकि एमएलई लाइक्लीहुड फंक्शन ऐसे हालांकि, तो पीडीएफ एमएलई और x का फंक्शन मान के चल रहा है ये। तो यहाँ ये कह रहा है कि मतलब ये बस ये पूछना मैक्सिमम किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो x को 0 रखने पे f1 f2 में से कौन सा मैक्सिमम है, ये है, ये कहना चाह रहा। देख लो जो मैक्सिमम वो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ अप्रोच मतलब यही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मेन अप्रोच यही कहना चाहिए किसका पीडीएफ ज्यादा है। इसको देखो, तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 4th नंबर, x टाइम हो गया ना। मिस्टेक किया था। हाँ, जस्ट हमें क्या करना है, जस्ट वी हैव हाँ ये आ जाएगा, तो ये जस्ट ex के इक्वल है, तो हमें बस देखना है x का डिस्ट्रीब्यूशन म्यू सिग्मा स्क्वायर में बदल लेना है। तो म्यू क्या है, सिग्मा स्क्वायर क्या, उसके हिसाब से आ जाएगा, म्यू ही चाहिए एक्चुअली। तो ये जो म्यू आएगा दैट इज आंसर म्यू। तो जस्ट आपको पीडीएफ बनाना है। 6 जो है कि 2x2 का मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं, तो 2x2 का है और कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं, फाइन। और हमसे ये बोला गया है कि AQ बराबर A हो जाए, तो मतलब वैसे तो अगर आइगन वैल्यू के हिसाब से आप सोचोगे AQ बराबर A हो जाए, तो हम लोग एक काम भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स बना के कंपेयर कर सकते हैं। तो कितने मैट्रिक्स ऐसे होंगे जहां AQ A होगा, मतलब आइगन वैल्यू के हिसाब से लैम्डा क्यू माइनस लैम्डा 0 है ना, तो लैम्डा बराबर 0 प्लस माइनस 1। बट बताओ मुझे, क्या 2x2 में 3 आइगन वैल्यू हो सकती है? हाँ, तो आंसर इज 3 कैसे होगी? तो आंसर क्या होना चाहिए, ऐसे कितने मैट्रिक्स होंगे 2x2 में 3 आइगन वैल्यू हो जाए? 0। तो इसका आंसर 0 होगा। देयर इज नो सच मैट्रिक्स, ऐसा कोई मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता कि जो 2x2 की है और उसमें 3 आइगन वैल्यू मिले। यहाँ पे हम और लेते हैं ना। हाँ, सॉल्यूशन तो हालांकि ऐसा ही है, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ, तो अगर मैं दूसरे तरीके से सोचूं, जैसे यहाँ पे आप ये कह रहे हैं ना कि लैम्डा बराबर 0 या 1 या -1, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, 2x2 का कोई बनेगा ना। ये तो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना जो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है। हाँ, और तो ठीक है, इक्वेशन के सॉल्यूशन में और आते हैं, दिस इज फाइन, कि जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो और आता है 0 1 या -1। ये किस टाइप का मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, a की पावर n अगर a आ जाए तो नाम है इसका, निलपोटेंट में a की पावर i 0 हो जाता है ना, a की पावर k। तो यहाँ या तो a हमारा एक्चुअली दोनों तरफ a इनवर्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका i हो जाएगा। लेकिन हाउ डू यू नो इन्वर्टिबल है, ऐसा लिखा है कहीं पे? 2x2 मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, हमें कैसे पता इन्वर्टिबल है ना। तो उससे आ जाएगा तो फिर +-1 आइगन वैल्यू आ जाएगी। बट AQ एक इक्वल, ऐसा कोई मैट्रिक्स बताओ जहां AQ एक इक्वल हो। चलो जीरो मैट्रिक्स एक एग्जांपल है। अच्छा, वैसे अगर देखो तो जीरो मैट्रिक्स एग्जांपल है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दूसरा एग्जांपल है, और भी बना सकते हैं हम लोग अगर बनाना चाहें तो। हाँ, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंक्रीज बोल रहा है तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर ना। हाँ, तो मतलब रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। a प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं ना, जैसे 1 बोल रहा हूँ तो 1 + 0 आयोटा। तो अगर कहीं कॉम्प्लेक्स एंट्रीज लिखा हुआ है तो कॉम्प्लेक्स भी अलाउड है, रियल भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। जब रियल मैट्रिक्स है तो रियल ही चलेगा, कॉम्प्लेक्स वहां अलाउड नहीं है।
ये है, अगर कॉम्प्लेक्स एंट्री वाली मैट्रिक्स है तो रियल नंबर्स भी अलाउड है। ए कोई 2x2 का मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं, देन नंबर ऑफ मैट्रिसेस सैटिस्फाइंग AQ बराबर A। तो मतलब इसमें ये है कि अगर वैसे सोचे तो 0 या 1 या ये एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको हम। ये चूंकि ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता, मिनिमल भी नहीं हो सकता। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल 2 डिग्री की होगी, मिनिमल जो होगी या तो 2 डिग्री की या 1 डिग्री की या 0 होगी। 0 जो होगी जब 0 मैट्रिक्स है। ओके, हाउ टू काउंट? मुझे काउंटिंग का प्रॉब्लम हो गया नहीं, काउंटिंग का प्रॉब्लम है फिर तो। जीरो मतलब ये अगर ये बोलता कि ये तो एनिहिलेटिंग मतलब हो सकता है ए स्क्वायर आई वाला केस भी इंक्लूडेड है यहाँ पे, ये वाला मैट्रिक्स भी इसमें आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स भी आ जाएगा, आइडेंटिटी भी आ जाएगा, ए स्क्वायर आई भी आ जाएगा। मैट्रिक्स आ जाएगी। कौन सी? कौन सी मैट्रिक्स? नीलपोट क्या बोल रहे हो तुम? ए स्क्वायर 0 हो जाए तो आइडेंपोटेंट में क्या होता है? आइडेंपोटेंट का डेफिनेशन तो होता है ए स्क्वायर आई ए ना। हाँ, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। हाँ, ये ए क्यू है। देखो मेनली मैं क्या करता हूँ, ये तीनों आइगन वैल्यू तब क्लेम कर सकता हूं मैं अगर मुझे बोलता है ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पता होता। अभी जो निकला इसको हम बोलते हैं एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, जो है ना। तो ये है एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, इस तरह कुछ लिखा जाता है। पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है। एक काम कर सकते हो अगर तुम चाहो तो ये 4 नंबर लेके हम लोग चेक कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो रियल नंबर तो नहीं, तो यहाँ a प्लस आयोटा 20 है, 4 मान लो 8 एलिमेंट आ जाएंगे। फिर ए क्यू बराबर ए करेंगे तो यहाँ 4 इक्वेशन आएंगी। फिर उसको वैसे तो मुझे लग रहा है इनफाइनटली मेनी मिल जाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस तरह के इनफाइनटली मेनी मैट्रिसेस मिल जाएंगे जहाँ पे। और शुरू में एक्चुअली मैं ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल टाइप का समझ, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो नहीं सकता ये। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होने के लिए डिग्री मैक्सिमम 2 हो सकती है। ना अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इस तरह का बोलेगा तो पक्का फिर देयर इज नो सच मैट्रिक्स। बट चूंकि जस्ट एक इक्वेशन दिया है तो जो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई को सेटिस्फाई कर रहा है वो ए क्यूब इज इक्वल टू ए को भी सेटिस्फाई करेगा, वो भी ठीक है, वो सब मैट्रिक्स भी इसमें आ जाएंगे। तो मतलब थोड़ी आंसर तो मेरे हिसाब से इनफाइनटली मेरी मैट्रिक्स मिल जाएगा। जैसे 2 तो यही हो गए तुम्हारे आइडेंटिटी और जीरो मैट्रिक्स। तीसरा बताओ, तीसरा भी मिल जाएगा। तीसरा देख लो, जैसे जिसका नहीं यहाँ चेंज हो जाएगा नहीं, तो जैसे 1 1 0 0 कर दे तो तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा, करेगा, चेक कर लो। हाँ ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा ना इस तरह से। तो ये तो मैं ऐसे मैट्रिसेस बना रहा हूँ जहाँ रियल एंट्रीज ले रहा हूँ। अब मैं कॉम्प्लेक्स एंट्रीज अगर लूँ, इसने कहा कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज लेके देखे तो क्या आएगा। तीन तो ये मिल गए, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे अभी और भी। ये पहला वाला ना, ये एक है इनमें से, तो यहाँ से क्या होगा तुम्हारा
स्केलर मैट्रिक्स कंसीडर किया तो भी वो भी आएगा ना? स्केलर मैट्रिक्स लेंगे तो ए क्यूब एक इक्वल आएगा, एक इक्वल नहीं आएगा उसमें। अगर आप स्केलर लेंगे तो उसमें पावर बढ़ते चले जाएंगे, हाँ, नहीं नहीं वो है ना। स्केलर में जस्ट आइडेंटिटी आएगा। तो जैसे मान लो इस तरह से अगर बनाऊं मैं -1 1 0 1, तो इससे क्या आएगा, इसको प्रोडक्ट करे, नहीं 0 0 मान लो, तो सेम तो नहीं आएगा, यहाँ 1 बन जाएगा वो, तो ये 1 बन जाएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का तो नहीं लग रहा है क्वेश्चन इस तरह से, क्योंकि जो लीनियर का ही बनाया है ना, लीनियर क्वेश्चन, लीनियर अलजेब्रा का ही है। नंबर विल बी इनफाइनाइट इफ ऑल आर काउंटेड ना। तो ऐसा इनफाइनाइटली मेनी मैट्रिसेस मिल जाएंगे। अगर तुम थोड़ा सा और प्रोसीड करोगे तो जैसे आइगन वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या 1 या -1। तो वैसा अगर सोचो कि वैसे पॉलिनोमियल जिसका मिनिमल पॉलिनोमियल या तो x हो जाए, या x -1 या x+1 ये हो जाए, या फिर प्रोडक्ट ले लो x x-1 x x+1 x -1 x+1, इस तरह केसेस आ सकते हैं। और अब इस तरह के मैट्रिसेस तो इनफाइनाइटली मेनी बन जाएंगी जिसका ये मिनिमल पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो इस केस में इनफाइनाइटली मेनी पॉलिनोमियल्स मिल जाए, मतलब मैट्रिसेस मिल जाए। सर इसमें हम a स्क्वायर इंटू a माइनस i ले तो इक्वल्स टू 0, तो उससे होगा ना मिनिमल पॉलिनोमियल से? हाँ हाँ हाँ, मतलब ये तो यही रेटिंग पॉलिनोमियल है, मिनिमम मैक्सिमम 2 डिग्री का हो सकता है। तो उस केस में इनमें से कोई 2 ही आइगन वैल्यू हो सकता है, तीनों नहीं हो सकता, वरना वो नहीं होगा। लेकिन ये इसका जो ये बनेगा, सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सच मैट्रिसेस, उस तरह के बहुत सारी इनफाइनाइटली मेनी मैट्रिसेस मिलेंगी। तो इसीलिए नन ऑफ दीज आंसर है, वी कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसीलिए, और ये एनी रेटिंग पॉलिनोमियल ध्यान रखना, क्योंकि ये 2x2 का है तो कैरेक्टरिस्टिक होता है डिग्री 2 का आता है ना मैक्सिमम, और 2 से कम का मिनिमल हो सकता है। मतलब वो एनी रेटिंग पॉलिनोमियल कोई भी एक इक्वेशन है जो मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, ठीक है, दैट्स व्हाई डी लगा रखा है। 2 6 बाद 15 तो डिस्कस कर लिया हमने। एंड 15 में सिंपल x बराबर 0 रखने कौन सा तीसरा, तो थर्ड क्या x y 2 रैंडम वेरिएबल है। सर पहला भी बता दीजिए।
ओके ओके, तो सर इसमें सर y की प्रोबेबिलिटी को सर अगर हम निकालेंगे तो जैकोबियन से ही निकालेंगे ना? नहीं नहीं, डिस्क्रीट है, जैकोबियन की क्या जरूरत है, डिस्क्रीट है ना, डिस्क्रीट में डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो x की वैल्यू क्या क्या है, हाँ सर माइनस, वही डायरेक्ट। तो इसमें कुछ नहीं, एक तो इसने ठीक से लिखा भी नहीं लग रहा है, सम 1 आएगा, तीनों में 1/3 होना पड़ेगा ना सम 1 आने के लिए, 1/3 1/3 1/3 होना पड़ेगा ना, तभी तो 1 आएगा, ये चीज है। और y जो है हमारे पास 1/3 1/3 1/3 होगा, y हमारे पास है -2/3 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका सपोर्ट देख लो, तो इसका सपोर्ट जब x को ±1 रखोगे सेम ही आएगा, तो एक 1/3 आएगी और एक वैल्यू -2/3 आएगी। तो अगर आपसे पूछ ले कि क्या प्रोबेबिलिटी है y बराबर 1/3 की, तो y 1/3 तब होगी जब x की वैल्यू ±1 होगी, तो ये तब है जब x की वैल्यू ±1 होगी, तो ये आपका 2/3 आ जाएगा। तो डिस्क्रीट का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होता है, ठीक है ना। ये हम कर रहे हैं कौन सा, थर्ड क्वेश्चन। तो y बराबर नहीं, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है -2/3, तो ये आ जाएगा x बराबर 0, और x बराबर 0 होने का मतलब है 1/3। तो ये है, अब चेक कर लो ऑप्शन इसमें से। अच्छा, इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, ज्वाइंट इसका लिखना पड़ेगा। तो ज्वाइंट कैसे लिखेंगे, तो इंडिपेंडेंट कैसे है, y तो x पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली दिख रहा है। सर वो तो इक्वेशन से ही, अच्छा, नॉट ट्रू पूछा है इसीलिए, नॉट ट्रू पूछा इसलिए इंडिपेंडेंट है ना, ट्रू, ठीक है ना। तो इक्वेशन में दिख रहा है कि डिपेंडेंट है, यहाँ दिख रहा है ना डिपेंडेंट है, यही से y x पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, तो मतलब कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। पूछा है कौन सा ट्रू नहीं है, तो कर लीजिए, चेक हो जाएगा। तो ये पीएमएफ इसका है, ये चेक करना ध्यान से, है ना। ये 1/3 1/2 1/3 कैसे कर सकता है, ये 1/3 1/3 1/3 होगा, फिर चेक करना। और ये आपका y का पीएमएफ है, तो आ जाएगा, ठीक है। 1 में क्या डाउट है भाई, कि a1 a2 a सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, ई लिमसुप ऑफ एन है, लिमिट सुपीरियर बोलते हैं, और ये एक्चुअली एक थ्योरम है बोरेल कैंटिली लेमा, ये जैम के सिलेबस के बाहर का है, वो गेट के सिलेबस में है, वो थ्योरम है, ये आपके जैम का नहीं है। तो वो बोरेल कैंटिली लेमा कहता है, ये गेट के सिलेबस में है, तो ये इस पे क्वेश्चन बना दिया है। तो ये फाइनाइट आ रहा है, तो फाइनाइट आ रहा है तो ई की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। इनफाइनाइट आता मतलब अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो 0 होगी, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है तो 1 हो जाएगी। तो यहाँ क्या है, कन्वर्जेंट है, तो पी कितना हो जाएगा कन्वर्जेंट में, 0 होगा, ये भी गलत लगा रखा है, तो है ना। अगर ये कन्वर्जेंट कब होगा, क्योंकि 1 रहेगा तो सम इन्फिनिटी हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा, तो कन्वर्जेंट है मतलब 0 आंसर होगा इसका भी गलत लगा। और ये बोरेल कैंटिली लेमा का थ्योरम ही है, तो ये आपके जैम में नहीं है, ये जैम से बाहर का आ गया। ये आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, गूगल पे से देख सकते हैं, लेकिन ये जैम में नहीं है, तो इसको तुम जरूरत नहीं है पढ़ने का। वो था नॉर्मल से फॉलो कर रहा था, इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्नम एक्स, मतलब x इनटू सिग्नम ऑफ x ऐसे करके। हाँ, तो कैसे, तो क्या दिक्कत है उसमें, ट्राई किया तुमने या ऐसे ही देख के डर लग गया? हाँ सर मैंने मान के देखा, मतलब जब नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव 1 लेगा, 0 पे 0, और पॉजिटिव वैल्यू तो +1 लेगा, तो उसके मुझसे आंसर मैच नहीं करना। इंटीग्रेशन तो करना है सिर्फ, हाँ हाँ वो करके देखा सर, पर लेकिन मुझे डाउट था कि उसमें आंसर मिलता है मेरे। अरे तो जो भी आंसर आएगा, कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा वो? हाँ सर, शायद 50 है सर। देखो जो भी तुम्हारा 15 क्या है ये, नहीं इसमें नहीं है सर, पीछे वाले वो रहेगा ना फॉर्मेट, इससे पहले वाले उसमें। अरे तो इंटीग्रेट करो, जो तुम्हारा आंसर आ रहा वही सही है, ठीक है, इतना भरोसा तो रखो खुद पे। उसमें क्या ही सिग्नम फंक्शन है, तो एक बार x इंटू पीडीएफ करो, 0 से इन्फिनिटी में इंटीग्रेशन, प्लस माइनस एक्स इंटू पीडीएफ, माइनस इन्फिनिटी से 0 में इंटीग्रेट करो, जो आंसर आएगा वही आंसर है, इंटीग्रेशन तो करना है बस।
मैं सर एक किया था तो मेरे गलत आया तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि मैं जो कर रहा था प्रोसीजर सही है। हाँ हाँ, आप जो कर रहे हो वो सही है। हो रहा हाँ। और क्या बचा भाई 15 के बाद 2 5। तो इफ 2 1 समझ आया, 1 तो उसका था, 2 देख लो, 2 बताया था, 2 में क्या बोल रहा है कि x कॉन्टिन्यूअस है। तो इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, आंसर की मान लो गलत हो सकता है, इसमें तो डाउट क्या है, इसमें दिक्कत। सर ए आ रहा था। हाँ जो भी आएगा, क्योंकि अब तो जस्ट इंटीग्रेशन ही है, तो आपको बस एक बार चेक करना है कि, अब पता नहीं जो लोग आंसर की बनाते हैं उनको ये भी सॉल्व करना नहीं आता क्या, कौन लोग हैं ये। सर सबका यही है, सबका यही प्रॉब्लम, सबका यही है। जी जी जी, तो उसने गलत लगाया, फिर इसने क्या मिस्टेक किया है, बस माइनस प्लस का चक्कर है। पता नहीं लोग ऐसे रैंडमली आंसर लगा रहे हैं क्या कुछ भी। इसको सही से सॉल्व करना था, बस इसको इंटीग्रेट करना है, जो भी आंसर आएगा वही सही है। तो इसने मिस्टेक किया होंगे, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, आपको ब्रेक करना, -1 से 0, फिर 1/2 e की पावर ये हो जाएगा, और 0 से 2, फिर -1 से 0 +x हो जाएगा ना, और 1/2 e, 0 से 2 में mod x, तो -x dx, क्योंकि नेगेटिव में x -x हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 e की पावर x का इंटीग्रेशन, तो 1 - e की पावर -1, और प्लस 1/2 e की पावर -x का इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो e की पावर -x अपॉन -1, अपर लिमिट e की पावर -2 -1, ऐसे ही होगा। और जस्ट इंटीग्रेशन है, इसमें कुछ है नहीं, तो यहाँ से हाफ कॉमन लेंगे, 1 - e की पावर -1, प्लस में 1 माइनस, क्योंकि e की पावर -2, ऐसे ही आ जाएगा ना। तो 1/2 कितना आ गया आपको? हाँ ए आ रहा है सर। वाला आंसर प्रिंट का वही आ रहा है सर, सेम हाँ हाँ सही, आप लोग ये मिस्टेक किया होगा कैलकुलेशन में, लोग ये सब तो गलत नहीं करने चाहिए, है ना, मतलब जिसने आंसर की बनाए हैं, तो आसान क्वेश्चन है। तो 7 का जी सर मेरा बी आ रहा है, सॉरी सी आ रहा है, बी दिया आंसर। हाँ सर बड़ा भी सी आ रहा है। अच्छा, तो इसमें क्या है कि बड़ा भी सी आ रहा है। काई स्क्वायर 0.05, नोटेशन पे डिपेंड करता है क्या है, तो ये नोटेशन क्या, अच्छा वो तो मोर देन लेस देन, ठीक है, तो 15 0.05 0.95, पीछे की प्रोबेबिलिटी पहले क्रिटिकल रीजन देखना पड़ेगा, लेस देन आ रहा है कि मोर देन, तो अगर मोर देन आ रहा है तो फिर मोर देन में एक ही चॉइस है। आपका क्रिटिकल रीजन यहाँ से कितना आया, मोर देन आया है, यस सर। तो मोर देन आएगा तो एक ही ऑप्शन, Yes, sir. सिर्फ सी ही चॉइस है, और कोई चॉइस तो है नहीं। एक्चुअली ना ये कुछ टाइपिस्ट की भी गलती है, सेम ही है, यहाँ एक्चुअली मोर देन होगा तो वो ठीक से वो, जैसे ये मोर देन ही है एक्चुअली, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, वरना अभी बी डी सेम लिखा हुआ है, बी डी अभी सेम है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं किया, तो ये मोर देन होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, लेकिन आपका सी आ रहा है, मतलब आपने मोर देन देख के ही आपने बता दिए होंगे ना, लेकिन आगे ये देखना पड़ेगा कि जैसे काई स्क्वायर एक है, सॉरी इसको हटाऊं, काई स्क्वायर 0.95, तो ये कितना होगा, तो इसके आगे की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.95, और पीछे की 0.05, 5%, तो लेस देन लिखेगा तो 5% आ जाएगी, लेकिन पूछा क्या है, साइज इसका 5% है, ओके। और यहां से अगर आप करेंगे, जब मोर यहाँ पे लिख रखा है, जब आपका लिखता है 0.05 है ना, तो इसका आगे की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, पीछे की 0.95 है, तो इसने मोर देन लिख रखा है, ये भी वैसे ही है,
तो अगर मोर देन आ रहा है तो मतलब यही फिर करेक्ट होगा। अगर मोर देन का देखिए ऑप्शन है, और लेस देन वहां पे चेंज करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो अगर मोर देन जस्ट सिंपली लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाने, मोर देन है तो यही सही होगा, फिर गलत लगा रखा। नेक्स्ट बताइए और क्या था? तो इसमें चैट में लिखा 178, तो 178 में क्या है? लेट ए बी अ मैट्रिक्स व्हिच कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज दिस। अच्छा, तो जब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपको दे दिया है कि 1 2 3 4 है ना, इस तरह से है, मतलब 4 3 7 3 10 11, तो मतलब ए कोई 11 क्रॉस 11 की मैट्रिक्स रही होगी, क्योंकि डिग्री 11 है ना। अब पूछ रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रैंक ऑफ ए। तो इसका रैंक क्या हो सकता है? 4 6 9, तो 1 की मल्टीप्लिसिटी 3 है, 2 की मल्टीप्लिसिटी, नॉन जीरो होगा ना? हाँ, क्योंकि इसकी जो आइगन वैल्यू आ रही है वो क्या क्या आ रही है? 1 2 3 4, मतलब मल्टीप्लिसिटी मैंने हटा रखे हैं, मल्टीप्लिसिटी इंक्लूड करेंगे तो 1 4 बार, नहीं 1 3 टाइम, 2 3 टाइम, 3 4 टाइम 1, तो डिटर्मिनेंट ए कितना आ जाएगा इसका? नॉन जीरो आ जाएगा, तो रैंक इसका फुल हो जाएगा। तो रैंक फुल का मतलब रैंक 11 हो जाएगा, तो इसका ए का रैंक 11 होगा, लेकिन 11 है नहीं, है ना। है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वही n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री n होगी। तो यहाँ से हमारे पास 11 रैंक आएगा, जो 11 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 9 दीजिए। ठीक है, 8 क्या भाई हो गया? 178 हो गया ना तुम्हारा। अब बचता है क्या था? नेक्स्ट बताओ क्या पूछा जाए। नाइन्थ अगला है। नाइन्थ कह रहा है कि x1 x2 xn एक रैंडम सैंपल है जिसका पीडीएफ ये दे रखा है आपको, e की पावर माइनस थीटा टाइम मॉड x। Which of the following is true? तो यहाँ जो t, हाँ सर यहाँ पर वो जो मॉडिक्स है, हाँ मॉडिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो एक्सपोनेंशियल 1 by थीटा होगा, तो Yes. उसका सम उसके बाद का 1 by थीटा होगा, तो वहाँ से आ जाएगा। देखो मैं अगर इसको ऐसा लिख दूं, मॉड वाई आई, लेट्स से y इज इक्वल टू मॉड x, x का पीडीएफ ये है, तो y का पीडीएफ अगर आप फाइंड करोगे, इफ यू फाइंड द पीडीएफ ऑफ y मॉड x, तो ये आएगा थीटा e की पावर माइनस थीटा y और y मोर देन 0। तो उस केस में अब इसके लिए, तो ये t आपका समेशन yi हो गया। अब पहले इसके लिए काम करो। अब तो t समेशन yi है, और एक्सपोनेंशियल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला था, तो ये कौन सा वाला पीडीएफ है? इसका मीन तो 1 by थीटा है। तो सही है ना, मतलब ये ओके। तो यहाँ पे पूछ रहा है टी स्क्वायर अपॉन क्या फॉर्मूला आता है? n इंटू एन प्लस 1, मतलब तुम डिराइव कर सकते हो यहाँ से, इजी है ना, कि दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट। तो जो अनबायस्ड होगा वो तुम्हारा, हाँ सर समझ आ गया। तो ये समेशन yi इज कंप्लीट सफिशिएंट, और yi एक्सपोनेंशियल विथ रेट थीटा है, तो समेशन yi इज कंप्लीट सफिशिएंट। कंप्लीट सफिशिएंट तो जस्ट हमें टी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकाल के देख लेना है, तो उससे ही दिख जाएगा। ओके, तो मतलब ये सही है, जस्ट एक्सपेक्टेशन टी स्क्वायर निकालो और उससे दिख जाएगा। सर 4 वाला एक बार जी यहाँ पर जो ये तो सर एक्सपेक्टेशन ऑफ x के जैसा आएगा, लेकिन सर वहाँ पर रूट e by थीटा स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा है? थीटा मॉड थीटा क्यों आ रहा है?
तुम कैलकुलेशन करोगे तो दिखेगा ना। हाँ सर, यहाँ पर अगर हम नॉर्मल की फॉर्म में लेते हैं तो क्यों नहीं लेते हैं? तो फिर कैसे करोगे? तुम इंटीग्रेशन कर पाओगे एक्सप्लिसिटली? पीडीएफ के हेल्प से इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। अरे भाई अभी तो हिंट दिया था तुम लोगों को कि ये इसको ऐसा ब्रेक करो ना, ये ऐसा करो ना, ये इसको पीडीएफ बनाओ, एक्स को अलग रखो, जो बाकी है ना उसको पीडीएफ बनाओ। हो सकता है कि कोई कांस्टेंट बाहर आ रहा हो, रहने दो उसको, ये चीज है। हाँ तो जो भी होगा उसमें क्या होगा एंड में, अगर ये मान लो k आ गया तो ये k टाइम एक्स्ट्रा कुछ k बाहर आएगा और ये ex बन जाएगा। अब जो भी पीडीएफ बनेगा उस पीडीएफ में ex नहीं देख लोगे तो इसका k म्यू टाइप का आ जाएगा, और वैसा होगा तो कोई कांस्टेंट एक्स्ट्रा बच रहा है। तो पहले तो इसका e की पावर जो फॉर्म e की पावर उसको बनाओ हाफ ब्रैकेट में x माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर, पहले उस फॉर्म में लाओ इसको, और उसके बाद तो x इंटू पीडीएफ जैसा बनाओ ना, पहले पीडीएफ बना लो इसको। उससे फायदा ये होगा कि इस पूरे को डायरेक्टली हम ex लिख पाएंगे, तो हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना इंटीग्रेट करने में कई बार बहुत टाइम लग जाएगा और उस तरह से है। तो इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ex बना लो इसको, उससे हो जाएगा। कैलकुलेशन करके तो देखो, ऐसे ही देख के हवाबाजी करोगे नहीं होगा, जब तक लिख के नहीं करोगे तुम्हें दिखेगा नहीं पूरा एंड तक। देखो और लिखोगे तुम्हें एंड तक दिखेगा कैसे आंसर आ रहा है, वैसे तुम्हें लगा कैसे हो रहा है, लिख के देखो समझ आएगा। नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट क्लास में पूछोगे, पूछने की आजादी कभी भी है, लेकिन मेरा ये कंडीशन है कि ट्राई करके आओ, ऐसे कुछ भी मत पूछो, क्योंकि दुनिया में हजारों करोड़ों क्वेश्चंस हैं। अब वो तुम मुझसे बस कहीं मिला फोटो खींच के भेज दिए, मिला फोटो खींच के भेज दिए, अरे भाई ऐसे मतलब मजदूरी करने के लिए थोड़ी खड़ा हूं, मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए खड़ा हूं, कि तुम्हें जहां प्रॉब्लम है वहां मैं हेल्प करूंगा। दुनिया में करोड़ों क्वेश्चन है, अब मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी करूंगा मैं। आप ट्राई करके आओ, फिर मुझसे डिस्कस करो क्या दिक्कत है, वहां मैं हेल्प करूंगा आपसे, है ना। ये थोड़ी कि सॉल्वर हूं मैं, बस अब क्वेश्चन भेजो सॉल्व कर दूंगा। आप ट्राई करके आओ, डाउट पूछो, ये चीज है। कुछ बच्चे हैं ऐसे फालतू में एडवांटेज लेना है, कुछ भी पूछना है, क्यों पूछना है भाई तुम ट्राई करके आओ फिर पूछो, तब, क्योंकि मैं हेल्प करने के लिए खड़ा हूं यहाँ पे, है ना, इस तरह से है। तो चलिए आगे क्या है, 32 से पहले क्या 178 हो गया ना, 32 में क्या है जी, 32 कि फॉर अ सेट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस x1 x2 xn which of the following is are true, कौन सा ट्रू है। तो r आपको दे रखा है इस तरह से, अच्छा सो आर क्या कहना चाह रहा है, एम जो है मीडियन है, एक्स बार मीन है, जहां मीन और मीडियन डिफरेंट है, तो आर लेस देन 1 होगा। हाँ तो ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है ना। देखिए हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, क्या पढ़ा था थ्योरम हम लोगों ने, कि ये जो वैल्यू है e ऑफ एक्स आई माइनस, मान लो कोई नंबर है ए स्क्वायर, और e ऑफ एक्स आई माइनस मीन, या मीन लिख लो, या यहाँ वो रैंडम वेरिएबल, ये जस्ट डिस्क्रिप्टिव टाइप का बनाया है, तो मैं समेशन फॉर्म में लिख देता हूँ, तो समेशन फॉर्म में समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। बताइए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, किसी को आइडिया है? यस सर, ये वाला वैल्यू मिनिमम होता है जब x बार के वो ले लेंगे तो x माइनस का मिनिमम। सो इसकी जो मिनिमम वैल्यू ये होगी, दिस इज द लिस्ट वैल्यू, तो मतलब है कि दिस इज मोर देन इक्वल टू दिस, ये मिनिमम हो जाएगा अगर a के जगह मैं x बार रख दूं तो। ये तो डिस्क्रिप्टिव के टर्म में लिखा, इसी को रैंडम वेरिएबल के टर्म में लिखोगे तो हम लोग इसको लिखते थे एक्सपेक्टेशन x माइनस a का स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। यही तो है मीन स्क्वायर एरर टाइप का, अगर a पैरामीटर है तो ये मीन स्क्वायर एरर है, और मीन स्क्वायर एरर की मिनिमम वैल्यू वेरिएंस के इक्वल हो जाती है जब बायस 0 हो जाता है। तो जब बायस 0 हो जाएगा तो अनबायस हो गया, अनबायस हो गया तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज मिनिमम व्हेन a इज म्यू। सिमिलरली एक और कॉन्सेप्ट था
कि समेशन एक्स आई माइनस ए और समेशन एक्स आई माइनस कैपिटल एम, एम मीडियन है। बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है फिर से? सर इसमें मीडियन के अबाउट मिनिमम होता है। हाँ, तो ये मिनिमम तब होगा जब ए की जगह मीडियन रख देंगे। तो मैंने ए की जगह मीडियन रख दिया, तो ये लिस्ट वैल्यू है, इसकी वैल्यू इससे कम नहीं हो सकती, ये लिस्ट वैल्यू है। तो मतलब ये हमेशा इससे ज्यादा ही रहेगा, चाहे ए अब तुम यहाँ कुछ भी ले लो, अगर ए को जब मीडियन रख दोगे तो इक्वल हो जाएगी और ये मिनिमम वैल्यू रहेगी, उससे कम नहीं हो सकती। अच्छा, यही चीज रैंडम वेरिएबल के टर्म में आप लिखोगे तो ये आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेशन x माइनस ए, ठीक, और दिस थिंग इज द सेम चीज, ये हमारे पास है। ओके, ये आ जाएगा। तो चलिए, तो देखिए अब डिसाइड कीजिए। तो हमें क्या बोला गया है, एक मीडियन है, एक बार मीन है, अज्यूम्ड मीन है, मीन है, फिर मीडियन मीन 2 टाइम 2m, मीडियन है, मीन है, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? तो मीडियन 2m है मतलब यहाँ पे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, ये थ्योरम? तो इसके हेल्प से ट्राई करते हैं। तो बताओ, मैं आप पूछूं अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में व्हिच वन इज मिनिमम, ए ऑप्शन में? डिनोमिनेटर। हाँ, क्योंकि मॉड है ना, तो मीडियन रखने में वो मिनिमम होगा, तो डिनोमिनेटर उससे ज्यादा ही होगा। तो ये ऑप्शन क्या होना चाहिए फिर? m इज द मीडियन। हाँ, तो अगर मीडियन है, क्योंकि हमने कहा कि m की जगह कुछ भी रखोगे कुछ और, इसमें इस m के बजाय कुछ और वैल्यू ज्यादा आती है, इसका रेशियो यही तो है। तो इसको मैं अगर डिनोमिनेटर में बुला लूं x बार रख के, तो ये क्या हो जाएगी? लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1, और डिफरेंट है तो पहला ऑप्शन तो ट्रू हो जाना चाहिए। अच्छा, दूसरे में क्या होगा? दूसरा कह रहा है कि x माइनस ए और x माइनस एक्स बार। अब देखो, तो यहाँ बी ऑप्शन में, ये यहाँ भी है ना, गलती किया है, सो इस क्वेश्चन में ए ट्रू हो जाएगा। बी ऑप्शन देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, सो विच वन इज मिनिमम? मिनिमम कौन सा है यहाँ पे? सर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यहाँ दिख तो रहा है, कौन सा मिनिमम होगा? ये जब आप x बार यूज करेंगे तो ये मिनिमम रहेगा, कुछ और रहेगा तो उससे ज्यादा वैल्यू होगी। सो दिस इज द मिनिमम। तो डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर ज्यादा है, तो वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। तो ये बी सही कह रहा है फिर भी, ठीक है। सी, अब m है और x बार है, तो अगेन तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो मीन जहां पे वो मिनिमम वैल्यू देगी। तो डिनोमिनेटर मिनिमम है और न्यूमरेटर उससे ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर छोटी है ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से ज्यादा हो जाएगी फिर। तो 1 से ज्यादा हो जाएगी, तो सी गलत हो गया ना, यहाँ ए भी सही होगा, सी तो गलत हो गया। तो क्या बनाते हैं ये लोग। और यहाँ पे देखो, सर सी एक्सटेंड कर दीजिए फॉरवर्ड। जी जी, यहाँ पे देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए, ये वाली चीज कहाँ कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे, ये वाला ना। तो इसमें और इसमें कौन सा मिनिमम है? ये वाला ना। तो यहाँ ए के प्लेस पे उसमें रखा हुआ है आपका कैपिटल M। तो स्क्वायर वाले में मीन जहां पे होगा मिनिमम होगा, यहाँ कुछ भी आ जाए तो वैल्यू ज्यादा ही रहेगी। तो अगर M भी यहाँ रख देते हो A की जगह पे, तो ये वैल्यू ज्यादा है क्योंकि x बार के लिए कम रहेगी। तो ये डिवाइड कर लो इसको, जब डिवाइड करोगे इससे इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करो मोर देन 1 नहीं आ जाएगी, और ये लेस देन 1 लिखा हुआ है, तो ये सी गलत है। डी क्या कह रहा है? मॉड है, तो मॉड वाले केस में कब रहता है? मीडियन जो है मिनिमम रहती है। सो मीडियन जो है मिनिमम है जब मीडियन है, तो दिस इज लिस्ट वैल्यू। तो न्यूमरेटर छोटी है, डिनोमिनेटर बड़ी है। न्यूमरेटर छोटी और डिनोमिनेटर क्या है? लार्जर है ना। तो
हाँ तो ये भी सही हो जाएगा फिर। तो ये क्या बना रखा है इसने, चेक कर लो बाकी लोग। ए बी सी डी, ए बी डी, इसमें ए बी डी होगा, ठीक है, ए बी एंड डी होगा। सर ऑप्शन डी में 2m को मीडियन दिया हुआ है। अच्छा एक मिनट, हाँ हाँ एक मिनट, तो यहाँ पे क्या होगा, ओ यस, तो उसमें क्या थोड़ा सिंप्लीफाई करना, हाँ वो मैं ध्यान नहीं दिया। तो 2m अगर मीडियन है तो उस केस में मीडियन इज 2m, तो मतलब यहाँ 2m रहेगा तब जाके वैल्यू मिनिमम होगी। तो उसके लिए 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2xi हो जाएगा। एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, तो ये 2m यहाँ इन सब में m मीडियन था, ये अज्यूम मीन है तो कुछ अज्यूम किया, और यहाँ x बार, ठीक है, यहाँ 2m मीडियन है तो देखना पड़ेगा। तो 2m मीडियन है, इसका मतलब है कि m के लिए तो कुछ नहीं कह सकते ना, m के लिए तो कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मीडियन क्या है। अगर 2m मीडियन है तो x बार फिर कुछ भी हो सकता है, फिर तो मोर देन लेस देन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि m लिखा हुआ है। अगर 2m यहाँ होगा तो हम बोल सकते हैं, और ये x बार है, तो डेटा पर डिपेंड करेगा क्या सीन है इसका, है ना, तो वैसे नहीं बोल सकते। अगर ये m मीडियन था तब ऐसा हो, यहाँ 2m मीडियन कह रहा है, तो 2m मीडियन है तो हम ये नहीं बोल सकते न्यूमरेटर छोटा ही रहेगा, लार्जर भी हो सकता है, स्मॉलर भी, कुछ भी हो सकता है, फिर डिपेंड करेगा। तो इसलिए आई थिंक डी गलत है, ठीक है, तो इसका ए बी सही होगा, सी डी गलत होगा। ओके 32 के बाद क्या था, 6 8 9 11 12, 11 12 वो भाई तुम्हारा 12 11, 12 में क्या है, x1 x2 xn, IID है फाइनाइट सेकेंड मोमेंट, मतलब ex स्क्वायर फाइनाइट है, और प्रोबेबिलिटी x1 x2 xn का सम लेस देन x रूट n, ये कन्वर्ज कर रहा है 5 2 पे, और if the variance of the common distribution of this is 4, तो पूछ क्या रहा है, then probability x1 plus x2 plus x3 is this what? तो यहाँ मान लो रूट n है, तो दिस माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट n, तो रूट n तो आगे लगा रखा है ना, तो यहाँ अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये बोल रहा था, जैसे ये लेस देन इक्वल टू x रूट n है, तो दिस इसका मीन कितना है, कुछ नहीं बता रखा है, मीन 0 होगा तो भी सर आंसर है ना, और मीन 0, वेरिएंस मान लो 4 है ना, बता रखा वेरिएंस ऑफ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या लिख रहा है, x1 x2 xn, तो मतलब ये सैंपल का वेरिएंस 4 होगा एंड मीन 0 रखना पड़ेगा, तो मीन 0 रखोगे, वेरिएंस 4 रखोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये सिग्मा बाई रूट n, 2 रूट n है ना, तो हाँ मतलब वही 2 अपॉन रूट n बनाएंगे, तो यहाँ भी 2 अपॉन रूट n से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये कहाँ कह रहा है कन्वर्ज कर रही है, सर 2 बाई रूट n है, 2 रूट n होगा इसमें, ओ समय 4 है तो 4 n यहाँ x बार बनाऊंगा तब 2 बाई रूट n होगा ना, x बार का वेरिएंस होता है सिग्मा अपॉन रूट n, ये समेशन है, जिसका मीन कितना 0, वेरिएंस 2, वेरिएंस हो जाएगा 4n, वेरिएंस 4n ना, कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस 4 है, तो 4n, तो रूट हो जाएगा मतलब 2 रूट n, ओके ठीक है, सो 2 रूट n से डिवाइड किया, अब सही है, तो यहाँ से ये रूट n कैंसिल हो जाएगी,
तो बोलना ये चाह रहा है कि इसका जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये किसके इक्वल, अभी किसके इक्वल आएगी, तो z हो गया, तो z इक्वल टू x/2 और ये phi 2 है, तो phi 2 होने का क्या मतलब है इसका, मतलब ये तो ऐसे phi x/2 है और उसको phi 2 के इक्वल कब होगा, जब x 4 आ जाएगा। ओके, तो इसने कहा x जब 4 हो जाएगा तो ये phi 2 हो जाएगा, ठीक है। और वेरिएंस 4 है, वो सैंपल का वेरिएंस 4 है, ये एक्स्ट्रा लिख दिया है, इसका कॉपी किया है इसीलिए। तो x1 x2 x, अब पूछ रहा है आपसे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि x1 x2 xn जो है लेस देन इक्वल टू √n/x होगा, √n/x, x तो 4 आ चुका है, तो जब आप इसको समेशन xi का मीन 0 वेरिएंस 4n, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2√n, तो इसको डिवाइड कर दो 2√n, n कट जाएगा, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 1/8, तो कितना हो जाएगा 5 ऑफ 1/8, तो इससे आ जाएगा। तो मतलब यहाँ ये कहना ये चाह रहा है कि x1 x2 xn जो है रैंडम सैंपल है मीन 0 वेरिएंस 4 का, और ये जो समेशन xi है लेस देन इक्वल टू x√n वो phi 2 पे कन्वर्ज कर रही है, मतलब लिमिट उसकी ऐसी है, सो इसकी वैल्यू phi 2 है, तो यहाँ से x4 निकल के आ गई, तो बोल रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना, तो प्रोबेबिलिटी एजेंटेंस ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, तो ये कन्वर्ज करेगी 1/8 पे। पर देख लो जिनको डाउट है पूछो। सर वो कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखा है वो समझ नहीं आया। कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये बोलते हैं ना हम लोग x1 x2 xn का, यहाँ एक्चुअली ये गलती से ये छाप दिया है, ये बोलना चाह रहा है कि x1 x2 x3 xn जो सैंपल है तो IID है, तो IID है तो सबका वेरिएंस तो कॉमन ही रहेगा ना, तो मतलब सैंपल वेरिएंस 4 है, सैंपल वेरिएंस मतलब सैंपल का ईच रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 4 मतलब पॉपुलेशन वेरिएंस 4 है। ओके सर। ये मतलब ये कहना चाह रहा है एक्चुअली कि x1 x2 xn so they have common mean 0 and common variance 4, ये एक्चुअली कहना चाह, लेकिन साफ साफ लिखा नहीं है, घुमा फिरा के लिखा है, और उसके बाद लिखा है कि x1 x2 xn लेस देन इक्वल टू x√x जो है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये कन्वर्ज कर रही है phi 2 पे, तो हमसे पूछना चाह रहा है, ये लाइन इरेलेवेंट है, इसका कोई जरूरत नहीं था, ये फालतू है, कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन x1 x2 xn का इसका जो 4 है, तो प्रोबेबिलिटी x1 से लेके xn तक जो है लेस देन इक्वल टू √n/x, ये जो हमारे पास है दिस विल बी व्हाट, ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन था एक्चुअली। ओके 12, तो ये 11 12 11 में क्या, सर फाइनाइट सेकंड मोमेंट दिया हुआ है, तो हमने मतलब अबाउट ओरिजिन ही कंसीडर कर लिया। नहीं ये लिखना पड़ेगा, इसमें लिखा नहीं है, इसको लिखना पड़ेगा, मीन 0 ही होगा यहाँ पे, मतलब लिखा नहीं है, बस ऐसा होगा विथ मीन 0 एंड फाइनाइट वेरिएंस, तो यहाँ इसने लिखा नहीं है बट इसको लिखना पड़ेगा, मीन 0 ही होगा, मतलब ये समझ लो थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन टाइप का है, ये लिखने में गलती किया है, तो हाँ हाँ x1 x2 xn जो होगा इसका मीन 0 ही करना पड़ेगा, वरना फिर प्रॉब्लम होगी आपको। अगर आप मीन म्यू लेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा, तो हमें माइनस n टाइम म्यू करना पड़ेगा, तो माइनस n टाइम म्यू करेंगे दोनों तरफ n म्यू, फिर √n उधर जाएगा, नहीं फिर प्रॉब्लम होगी, एक्चुअली मीन 0 ही होगा, जो फिर उस केस में इन्फिनिटी हो जाएगी, n म्यू जो है ना √n से डिवाइड करें तभी इन्फिनिटी हो जाएगी, मीन ये स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड मतलब ये दिस इज अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ मीन 0 वेरिएंस 4, इसके लिए काम कर रहा है। सर यहाँ पे 1/8 के z लेस देन इक्वल्स टू 1/8। हाँ क्योंकि यहाँ पे हमने कैलकुलेशन थोड़े से किए हैं, अब देखो क्या कैलकुलेशन हुआ है, पहले क्या दे रखा था क्वेश्चन में, सर ऐसे समझ, तो यहाँ थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन किया है, दोनों तरफ
मीन वेरिएंस से डिवाइड, मतलब मीन तो जीरो हम ले रखा है हमने, तो मीन से घटाया और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया। हो गया सर। नेक्स्ट क्या है भाई, 11th में क्या दिक्कत है कि n कोई नेचुरल नंबर है और रैंडम वेरिएबल y डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे -n से लेके +n तक जो भी इंटीजर है उन पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ प्रॉपर्टी दैट एवरी k बिलोंग्स टू दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ k बराबर 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ -k। तो नेगेटिव वैल्यू पे जो प्रोबेबिलिटी है उसका डबल है उसके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव पे। जीरो पे क्या है, तो जीरो पे निकल आएगा बाद में। चलो तो पूछ रहा है आपसे कि y अगर 1 से n² तक है तो मुझे बताइए एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन y² बराबर y। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने क्या बोला है कि जो अगर प्रोबेबिलिटी, ये मैंने डाउट क्लास में एक बार कराया था, तो x की वैल्यू जैसे k है, सो ये मान लीजिए -k है, जहां k मेरा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, सो लेट्स से 1 2 3 डॉट 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 इस तरीके से, तो -k पे p है तो x इज इक्वल टू k पे हो जाएगा 2p, ये ऐसा बोल रखा है। अब y जो लिया है इसने क्या लिया है, देखिए y ध्यान से देखिए y क्या है, मतलब पहले तो y ही था एक्चुअली, x की जगह y ही है, और आगे क्या कर रहा है x की जगह y है मतलब, और मुझसे पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन y इज इक्वल टू कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y। देखो ध्यान से, तो एक्सपेक्टेशन कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल y ना, तो यहां से क्या आएगा बोलिए आप लोग, कैपिटल Y इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से ±√y, राइट। अब आप एक्सपेक्टेशन कैसे ओपन करते हैं, जैसे दो पॉसिबिलिटी ना, y या तो +√y है या -√y है, तो +√y है तो +√y पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, कितनी है, पॉजिटिव पे 2p है ना, तो +√y इंटू 2p प्लस -√y, y की वैल्यू होगी और इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है p, और चूंकि ये कंडीशनल था तो अभी मैं EY निकाल रहा था अंडर दिस कंडीशन, तो EY क्या होता है y इंटू प्रोबेबिलिटी एट y, तो y की दो वैल्यू है, एक बार √y एक बार -√y, तो +√y होगी प्रोबेबिलिटी 2p के साथ -√y p के साथ, और ये कंडीशनल है तो गिवन मुझे अपॉन निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू ±√y, ये अलग से निकालना पड़ेगा। तो क्या आएगा बताइए, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर जो है p + 2p कितना हो जाएगा 3p, अब ये सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा, बोलो भाई 2√y -√y है ना, p√y y/3 ओके p√y/3 p। ठीक है ना, तो कट जाएगा p, तो 1/, y/3p ये बचेगा ना, चेक करो, तो ये रूट में क्यों लगाया, ये हमने तो रूट आया नहीं हमारा, ये रूट √y/3, ठीक है ना, तो ये सब टाइपिंग वालों की गलती है, चेक करने वाले उससे ही बड़े समझदार लोग हैं। ठीक है ना, ओके, तो ये इसका आंसर है, ये आंसर होगा, मतलब वो टाइपिंग में भी है, जस्ट √y/3 है, सब में √y/2 √y/3 जस्ट √y/3 है, तो ये आएगा आंसर।
सर स्टेशनरी पॉइंट कैसे चेक करते हैं? उसको डिफरेंशिएशन करके जीरो पुट कीजिए। क्रिटिकल पॉइंट ही स्टेशनरी पॉइंट है, समझिए आप। सैडल पॉइंट सर, तो वो उसमें भी तो जीरो जब आंसर आता है तो? जी जी जी, सैडल पॉइंट भी क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन एक क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, और सैडल पॉइंट भी हो सकता है। तो आपको चेक करना आना चाहिए। सब सिंपल सिंपल थ्योरी है, इसको क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करो आप। तो क्रिटिकल पॉइंट निकलता है, क्रिटिकल पॉइंट के बाद वो तो मैक्सिमा का पॉइंट होगा, मिनिमा का होगा या सैडल पॉइंट होगा। ये है। चलिए, मुझे लगता है यही स्टॉप करना चाहिए। कितना हो गया, कहाँ तक बच गया? तो 11 12 हो गया भाई। कोई बचा है यहाँ तक? और किसका रह गया क्वेश्चन? क्वेश्चन तो बहुत था, पाँचवा हो गया था ना। तो मेरा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी 15 कौन सा? 13 हाँ 13 देखिए। तो अभी मतलब कल जो क्लास होगी, कल भी हम लोग का यही पेपर करते हैं, 2017 वाला ही करते हैं। फिर कल के बाद कोशिश करेंगे डेली एक एक पेपर डिस्कस कर पाए 6 to 9 में। कोशिश करेंगे तो कोई बात नहीं है, आप बाकी अटेम्प्ट करते रहो। तो f कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है इस तरीके से कि फंक्शन की लिमिट -∞ पे -∞ है, फंक्शन की लिमिट -∞ है, तो सेम एक ही चीज दे रखा है। तो मतलब ये कॉपी पेस्ट किया ना, कॉपी करके पेस्ट करते हैं ना, तो बस कॉपी पेस्ट करके एडिट किया ही नहीं। तो f इसका मतलब तो ग्राफ में कोई थिंग्स है तो मतलब बस इतना समझ आ रहा है यहाँ से कि -∞ है। हाँ, इधर ग्राफ मान लो इस तरह से होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, और डिपेंड करता है क्या है आगे। तो f मस्ट हैव अ स्टेशनरी पॉइंट, मतलब क्रिटिकल पॉइंट। एक्चुअली मतलब कुछ और भी लिखना चाह रहा होगा। ये यहाँ पे होता है ना, ये लोग कॉपी करके पेस्ट करते हैं ना, फिर एडिट नहीं करते, सेम छूट जाता है कॉपी पेस्ट में। तो अगर ऐसा होता, मान लो कि x टेंड्स टू प्लस, मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ कॉन्सेप्ट, क्या पूछना चाह रहा है आपसे ये। तो ये पूछना चाह रहा है कि जैसे x टेंड्स टू -∞ fx है, ये -∞ है, और लिमिट x टेंड्स टू +∞ fx, ये भी -∞ है। चलो ये क्वेश्चन बस मैं यहाँ चेंज किया हूँ क्वेश्चन में, ठीक। अब आप बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन बी, ठीक है ना। -x² कंसीडर किया तो हाँ, तो क्या होगा, इसके पास कोई स्टेशनरी पॉइंट है कि नहीं, ठीक है ना। नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी या डी? डी ना सर, क्यों? -x²। तो -x² में क्या है, कोई स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं? 0 ही होगा क्रिटिकल पॉइंट। है ना क्रिटिकल पॉइंट, वही तो बोल रहा है सी ऑप्शन। स्टेशनरी पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट की जगह पे डबल डेरिवेटिव भी 0 होता है, ऐसा ना? नहीं, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। ओह सॉरी। हाँ, ये स्टेशनरी पॉइंट मतलब क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट बोल रहे हैं, ये समझो। वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, वो अलग है। तो स्टेशनरी पॉइंट मतलब क्रिटिकल पॉइंट, तो फंक्शन पास मतलब ऐसा पॉइंट जहां फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा हो, तो है तो 0, मतलब ये अगर -x² लिया, उस तरीके से कुछ लिया, तो उस केस में सी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ बस यहाँ चेंज होगा, x टेंड्स टू +∞ पे भी फंक्शन -∞ है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और x +∞ तब भी +∞, -∞ तब मतलब x -∞ तभी फंक्शन की वैल्यू -∞, x जब +∞ है तब भी फंक्शन की वैल्यू -∞ ही है दिए। तो इसका मतलब है ये ग्राफ कुछ ऐसा है। तो एक ना एक ऐसा पॉइंट होगा जहां फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है, तो नेचर चेंज हो रहा है, वो क्रिटिकल पॉइंट होगा उस फंक्शन में। कम से कम एक पॉइंट होगा जहां क्रिटिकल पॉइंट होगा, ये बोलना चाह रहा है। सर मतलब स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट में ये डिफरेंस है कि क्रिटिकल में हम डज नॉट एग्जिस्ट वाला पॉइंट भी लेते हैं और स्टेशनरी में नहीं लेते। रफली सेम ही है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होगा ऐसे। जहां तक मुझे याद है कि स्टेशनरी पॉइंट पे लोग क्या करते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, डेरिवेटिव 0 वाला और डज नॉट एग्जिस्ट वाला नहीं लेते। क्या डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट? हाँ नहीं मतलब हाँ f'(x) कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो क्रिटिकल पॉइंट पे लेते हैं। हाँ, जैसे स्टेशनरी में नहीं लेते।
क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन यहाँ डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट एक ही बात है ना, ये डिफाइन करने की बात है। यस, तो आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कैसे डिफाइन कर रहे थे, अ पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल और f डैश x इज 0, दोनों इंक्लूडेड है। यहाँ f डैश x 0 किया तो वो हमारा स्टेशनरी पॉइंट है। जहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, वो पॉइंट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो इस केस में स्टेशनरी पॉइंट मींस क्रिटिकल पॉइंट, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट अलग, एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जहां पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो, तो उसको हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं, जो सैडल पॉइंट होता है। स्टेशनरी पॉइंट इज लाइक क्रिटिकल पॉइंट। ओके, मुझे लगता है आज यही स्टॉप करते हैं। तो अगली क्लास 15 क्या बोल रहा है, 15 तक देख लो। 15 कह रहा है कि वही क्वेश्चन था, देख लिया। 14 है सर, 14 में क्या है कि 14 की x1 xyz क्या है, रैंडम वेक्टर है जिसका डेंसिटी f है। तो रैंडम वेक्टर इट हैज डेंसिटी गिवन बाय, तो ये तुम्हें लगाओ जैकोबियन, जैकोबियन आता है UVW, तो f ऑफ UVW क्या होता है, बाय फॉर्मूला मॉड ऑफ जैकोबियन f ऑफ XYZ। लगाओ यहाँ पे, क्या दिक्कत है, कर पाओगे? यहाँ जैकोबियन 3x3 का होगा क्योंकि 3 वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो जैकोबियन 3x3 का होगा, क्या होगा, डेल एक्स अपॉन डेल u, डेल एक्स अपॉन डेल v, डेल एक्स अपॉन डेल क्या है, UVW लिया है मैंने, w। 2 वेरिएबल में आता है ट्रांसफॉर्म करना रैंडम वेरिएबल को। अरे हाँ ना बोलो भाई, मतलब क्या समझ नहीं आ रहा मुझे पूछना इसमें, क्या ये मेथड पता है तुम लोगों को नहीं कि हाउ टू? हाँ सर हो जाएगा। हाँ सर, वो जैकोबियन टर्म निकालने में थोड़ी दिक्कत आ रहा था। तो यहाँ u xyz के टर्म में है, तो उसको सिंपलीफाई करके xyz को UVW के टर्म में लिखो। फिर यहाँ से डेल एक्स अपॉन डेल u, डेल एक्स अपॉन डेल v, तो ये यहाँ क्या होगा, डेल xyz अपॉन डेल UVW। अब निकालो ना 3x3 के डिटरमिनेंट बनेगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, देखो क्या आता है। तो ये आई थिंक जैकोबियन 4 आ रहा होगा जैसे यहाँ लिख रखा है। अब बाद में देखो उससे ये सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है, हाँ सर हो जाएगा। लिख के देखो, सॉल्यूशन लिख के देखो, सीखना है। देखो जरूरी नहीं कि दुनिया भर के क्वेश्चन तुम करो, इतना टाइम भी थोड़ी दुनिया भर के क्वेश्चन करोगे, लेकिन जो तुम सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, चाहे वो PYQ हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे सिलेबस के दौरान किए हो, वो तुम्हें ठीक से आने चाहिए। अब इतना संभव थोड़ी कि दुनिया में इतने करोड़ों क्वेश्चन है सारे तुम कर लोगे 6 महीने में, 1 साल के अंदर, नहीं हो सकता। लेकिन जो तुम कर रहे हो, चाहे सिलेबस हो, PYQ या मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन, वो ठीक से होगी, ताकि उस पैटर्न पे, उस कॉन्सेप्ट पे अगर क्वेश्चंस फ्यूचर में मिले तो वो कर पाओ। ऐसे सीखना है आपको, क्योंकि ऐसे परफेक्ट कोई थोड़ी हो सकता। मैं भी इतना परफेक्ट नहीं हूँ कि तुम कोई भी क्वेश्चन दो मैं कर दूंगा, और इसका ये मतलब कि एंट्रेंस में क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो आप में से बहुत सारे लोग अंडर कॉन्फिडेंट होंगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जरूरी थोड़ी कि तैयारी में तुम सब कुछ कर लोगे, ऐसा करके तुम तैयारी शुरू की हो। तुम्हें सीखना है, और उन्हीं बच्चों में से फिल्टर होगा फिर कि जो बच्चे कम गलती करेंगे एग्जाम में, ज्यादा मार्क्स लाएंगे, उनके अच्छे रैंक आएंगे। ये थोड़ी देख रहा है किसको दुनिया भर का नॉलेज है, वो नहीं देख रहा है। आपके जो सिलेबस स्पेसिफाइड है, उस सिलेबस से रिलेटेड जितना ज्यादा आप सीख सकते हो, उसी में से आउटपुट आएगा। एग्जाम में 40, 50, 60 नंबर ले आओगे, अंडर टॉप 50 में रैंक आ जाएगा, टॉप 20 में रैंक आ जाएगा, अंडर 40 से अगर प्लस मार्क्स है तो अंडर 20 रैंक रहेगा। मतलब जैसे अभी तक चल रहा है एग्जाम का पैटर्न, अब नेक्स्ट ईयर होता है पेपर आसान आ जाए, तो पेपर आसान होगा तो मार्क्स ऊपर चले जाएंगे, रैंक कभी उतने ही रहेंगे। कोई बच्चा जो तैयारी अच्छे से किया है ना, तुम्हारा रैंक उतने ही रहना है, चाहे पेपर आसान है चाहे डिफिकल्ट है, रैंक पे कोई मार्क्स पे फर्क पड़ेगा। अब ये थोड़ी है कि कोई बच्चा बहुत अच्छा तैयारी किया, पेपर डिफिकल्ट आया तो फिर भी वो बच्चे का फर्स्ट रैंक आएगा जिसका आना है, पेपर बहुत आसान है तब भी उसी बच्चे का फर्स्ट रैंक आएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि जो बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ा, पेपर आसान आ गया तो उसका फर्स्ट रैंक आ जाएगा, और पेपर मुश्किल आया और जो बच्चा बहुत पढ़ा उसका रैंक ही नहीं आएगा। पेपर आसान आए मुश्किल आए, जिसका फर्स्ट रैंक आना उसका ही फर्स्ट रैंक आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेहनत नहीं किया और पेपर सर आसान आ गया तो हम फर्स्ट रैंक ले आएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। वो बेवकूफ थोड़ी, जो पूरे साल पढ़ा है तो आसान आएगा तो और ज्यादा मार्क्स लाएगा वो।
जो बच्चा है, तो रैंकिंग तब भी वैसी रहनी है, तो तुम्हारे जो रैंक आने हैं उतने ही आने हैं, चाहे पेपर कैसे भी आ जाए। वो चीजें हैं, ये थोड़ी कि किसी के लिए आसान किसी के लिए मुश्किल है, मुश्किल है सबके लिए, मुश्किल है, आसान है सबके लिए आसान है। और रैंक उसे एडमिशन रैंक पे होता है, मार्क्स पे एडमिशन थोड़ी होते हैं। आईआईटीज में एडमिशन रैंक पे होता है, क्लोजिंग रैंक आती है, ओपनिंग रैंक आती है, और चाहे 80 मार्क्स से फर्स्ट रैंक लाओ, चाहे तुम 50 मार्क्स से फर्स्ट रैंक लाओ, एडमिशन रैंक के बेसिस पे होने हैं। तो बस तुम्हें सीखना है, जितना सीखे उसके हिसाब से परफॉर्म करने हैं। तुमने अच्छे मेहनत की, एडमिशन हो ही जाना है, और तुम में से ही एडमिशन होना है लोगों का, है ना। अब तो बहुत सारे बच्चे हो गए, 400 प्लस बच्चे हो गए, तो इन्हीं में से देखो, इन्हीं में से एडमिशन होने हैं। आधा बच्चे तो हम, क्योंकि पिछले 4-5 साल तो ऐसे ही हो रहा है ना, तो इन्हीं में से एडमिशन होना है। आप में से ये भी देखो, अभी जैसे तुम लोग लग रहा होगा क्या है कि आप में से ही कोई फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, टॉप 10 में 4-5 तो होंगे ना कम से कम, आप में से ही होंगे। देखो अभी रिजल्ट आएगा, तो ऐसा है, बस मेहनत करो, क्योंकि हम ही तो पढ़ाए इतने सालों, 4-5 साल, इन्हीं में से बच्चे निकले जाए सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ, ये सब वही लोग हैं जो आप जैसे ही तैयारी कर रहे थे, और आप में से ही कोई इस बार भी होगा, कोई नया बाहर से थोड़ी आएगा। तो बस तैयारी करते रहो, जितना हो सकता है सीखते रहो। परफेक्ट हो कभी हो भी नहीं सकते, ना मैं हूँ, इवन मेरे जो प्रोफेसर हैं जिनके अंडर में वो भी परफेक्ट नहीं है, तो होने की जरूरत भी नहीं है। बस आपको सीखते रहना है, जितना सीखे उसके हिसाब से परफॉर्म करो, उसके हिसाब से एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि जो 2-3 हज़ार बच्चा एग्जाम दे रहा है, उन्हीं में से जो 2-4-500 का एडमिशन होना है उन्हीं का होगा। ये चीजें हैं, तो आप अच्छा मेहनत करो तो आपके अच्छे रैंक आएंगे, तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, वही चीजें हैं। ठीक है, चलिए तो यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।